JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सबसे लेटेस्ट तस्वीर पब्लिक हुई है। आई गेस इस वक्त पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कब रिवील किया जाएगा। पिछले साल तक इस चीज़ की कन्फ्यूजन हमें मौजूद थी कि JF-17 थंडर में कौन सा एसा रेडार मौजूद हो सकता है, कौन सा इंजन इसमें इस्तेमाल हो सकता है। और आई थिंक बाय नाउ इसमें बहुत हद तक क्लैरिटी आ चुकी है कि KLJ-7A एसा रेडार JF-17 थंडर में आ रहा है। इंजन में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हमें ज़रूर मौजूद है कि WS-13E इंजन जो है इसमें इस्तेमाल होगा या फिर क्लेमॉफ का RD-93MA इंजन। और आई फील लाइक कि डिले के अंदर एक बहुत बड़ी वजह जो है ये इंजन की इंटीग्रेशन ही है। और ओनली रिसेंटली ही इस चीज़ की न्यूज़ हमें सामने आई थी कि JF-17 थंडर के साथ जो है इंजन इंटीग्रेशन के टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं। लेकिन आई फील लाइक कि ये चीज़ भी अब सॉर्ट आउट हो चुकी है और अब जो है सिर्फ ये कन्फ्यूजन के WS-13 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है या क्लेमॉफ RD-93MA का, ये कन्फ्यूजन सिर्फ हमारे एंड पे मौजूद है। आई फील लाइक कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एंड पे ये सॉर्ट आउट हो चुकी है। सो रियली क्वेश्चन यही है कि आखिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कब रिवील किया जाएगा। दी बेस्ट एस्टिमेट्स जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से एसोसिएट किए जाते हैं वो ये कि इस साल के आखिर में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमें देखने को मिल सकता है। मल्टीपल स्टेटमेंट जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ मुजाहिद अनवर खान, उसके अलावा मल्टीपल रिपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि 2021 के एंड में इसे रिवील किया जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि डिले के हवाले से अभी कोई स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। सो आई एम ओनली थिंकिंग कि कौन से सर्टेन डेट्स को जो है पाकिस्तान एयरफोर्स से रिवील कर सकती है। 7 सितंबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, मे बी इस हवाले से हमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले। लेकिन अगेन अच्छी चीज़ यही है कि इवन डिस्पाइट कोविड के भी डिले के हवाले से किसी किस्म की अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। सो इस साल के आखिर में जो है सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। लेट्स सी इस हवाले से क्या निकल के सामने आता है। टर्किश एरोस्पेस और पाकिस्तान नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंस कम्युनिकेशन नेस्कॉम के दरमियान एनका अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV की जॉइंट प्रोडक्शन के हवाले से डील साइन कर ली गई है। एनका एक ऐसा ड्रोन है जिसमें पाकिस्तान नेवी ने पहले भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया हुआ है। एनका एस जो कि सैटकॉम की कैपेबिलिटीज़ पे मुहित है, ये UAV जो है पाकिस्तान नेवी ने सगालपन परचेज भी किया है और अब ऐसा मालूम होता है कि इसके पोटेंशियल को नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाने का इरादा किया गया है और टर्किश एरोस्पेस और नेस्कॉम की जानिब से इसकी जॉइंट प्रोडक्शन की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात की जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट खास तौर पे एनका की डेवलपमेंट के हवाले से ही है और इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़ेर नज़र एनका के पार्ट्स को जॉइंटली डेवलप एंड प्रोड्यूस किया जाएगा। इट सीम्स कि पाकिस्तान एक तरह से ड्रोन्स का सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है जहां टर्की के बनाए हुए ड्रोन्स भी आ रहे हैं। टर्की के ड्रोन्स है ऑब्वियसली सबसे बेहतर ड्रोन्स में इस वक्त शुमार किए जाते हैं। फिर चाइनीज़ ड्रोन सिस्टम्स और हमारे इंडिजिनस ड्रोन्स जैसे बुराक, शाहपार या मेल ड्रोन की प्रोडक्शन वगैरह। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है टर्किश एरोस्पेस और नेस्कॉम जो है मेन पावर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और रिसोर्सेज के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दिस विल डेफिनेटली कम इन हैंडी जब हम अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की डेवलपमेंट पे काम कर रहे होंगे। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि 3 अहम रोल एंका के मुख्तलिफ मॉडल्स की जानिब से परफॉर्म किए जाते हैं स्पेशलाइजेशन के हवाले से। सैटकॉम की एबिलिटी ये परफॉर्म कर सकता है, सिग्नेचर इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के मिशंस भी परफॉर्म कर सकता है और एज एन एग्रेसर ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल्स भी परफॉर्म कर सकता है। सो आई वंडर कि क्या तमाम रोल्स तैयार किए जाएंगे कि नहीं। दूसरा जो इसमें अहम हिस्सा है वो ये कि एनका के लिए एक इंडिजिनस इंजन की तैयारी भी यानी टर्किश एरोस्पेस इंजन इंडस्ट्रीज़ की जानिब से तैयार की जा रही है। आई रियली वनडे कि इस हवाले से किसी किस्म की जॉइंट डेवलपमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है कि नहीं। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इसके रिजल्ट जो हैं हमें पाकिस्तान के मेल ड्रोन की प्रोडक्शन में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ जो है IDEX 21 डिफेंस एक्सपो के अंदर ही पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन और टर्किश कैनिक आर्म्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की गई है लेकिन कैनिक आर्म्स जो है अपनी हैंडगन्स की वजह से काफ़ी शोहरत रखती है। हैंडगन्स, मशीन गन्स, आर्मरी, इन सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन की वजह से ये जानी जाती है। सो आई होप इस हवाले से भी हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान की सिचुएशंस के हवाले से अपडेट्स, इनमें सबसे पहले तो तालिबान के को फाउंडर मुल्ला गनी बरादर जो हैं वो काबुल पहुंच चुके हैं। इस तमाम इवेंट का एक सिंबॉलिक एस्पेक्ट ये है कि कतर के C-17 में मुल्ला बरादर जो हैं काबुल लाए गए हैं। एक अमेरिकन एविएशन एसेट को शायद पिछले 20 साल से उनके सबसे बड़े दुश्मन को काबुल लाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये यकीनन एक तरह की सिंबॉलिक वैल्यू अपने आप में ज़रूर रखता है।
एनीवेज अब वो काबुल पहुंच चुके हैं और अगेन अगले चंद दिनों में चंद मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। मुल्ला गनी बरादर का इस वक्त सबसे हाईएस्ट चांस है कि वो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट या खलीफा या अमीर बन सकते हैं। नाउ सेकेंडली, कल इस चीज़ की न्यूज़ इनिशियली मैंने रिपोर्ट की थी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी काबुल का विजिट संडे को करेंगे। अल जज़ीरा की जानिब से भी न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, लेकिन इस मौके पे करंटली ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि दर हकीकत ये एक फ़ेक न्यूज़ है। विल हैव टू सी कि इस पे क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन अभी के लिए ये एक फ़ेक न्यूज़ ही कंसिडर की जाएगी क्योंकि इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की जानिब से स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं की गई है। हाउएवर इसके हवाले से एक डेवलपिंग न्यूज़ ज़रूर है और वो ये कि 25 अगस्त से फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो हैं अफ़गानिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम नेबर्स ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नीज़ अफ़गानिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम नेबर्स के जो हैं विज़िट करेंगे। उसके बाद जो है इस मौके पे काबुल की सिचुएशन पे हैं तो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की इंडीड डिस्कशंस जो हैं वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ जारी हैं। आई डोंट थिंक कि मौजूदा सूरत हाल को जहन में रखते हुए किसी किस्म की मेजर रिटेलिएशन अगले चंद दिनों में हमें देखने को मिलेगी। PIA इस मौके पे कॉन्स्टेंटली इवैक्यूएशन के प्रोसेस में मौजूद है। अभी तक ऑलमोस्ट 2000 से ज़ायद अफराद को इवैक्यूएट किया जा चुका है। इन इवैक्यूएशंस में फॉरेनर्स, जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट्स, वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स, बहुत से अफगान लीडर्स, सिविलियंस। पाकिस्तान एम्बेसी इस वक्त एक वाहिद एम्बेसी है जो कि इस वक्त पे लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही है। शाहिद खान जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनके मुताबिक बेल्जियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ना ही US ऑफिशियल्स ना उनके अपने मुल्क के लोग जो हैं इस वक्त उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इस मौके पे द ओनली रे ऑफ होप जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी है जो कि उनकी मदद कर रही है और बाहर निकालने में किरदार अदा कर रही है। Having said all of that, the situation in Kabul airport is very critical और जो मनाजिर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और मुश्किलात से भरे हुए हैं कि लोग अपने बच्चे जो हैं एयरपोर्ट की दूसरी साइड पे फेंक रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग अगर इनको जो है US की जानिब से इजाज़त मिल गई अफ़गानिस्तान से रवाना होने की तो ये अफ़गानिस्तान से निकल के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में ही इस्तेमाल होंगी। लेकिन आई होप कि इनकी परेशानियाँ जो हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए और दे गेट टू नो कि इस वक्त पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान की मदद में सबसे आगे है और हिस्टोरिकली भी यही केस जो है ट्रू रहा है। तो अल्लाह ताला होपफुली जो है उनको इस हवाले से शऊर दे और उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। आमीन।